दोस्तों कोहिनूर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट और फेमस डायमंड है जिसकी कीमत आज भी लगाना संभव नहीं है। बाबर ने जब अपने हाथों में कोहिनूर को लिया तो उन्होंने इसकी कीमत पूरी दुनिया के लोगों को एक दिन खाना खिलाए जाने से की। वहीं जब कोहिनूर को नादिर शाह ने देखा तो कहा कि यदि कोई शख्स चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फेंके और एक हवा में उछाले और इस स्पेस को यदि सोने से भर भी दिया जाए तो यह कोहिनूर के वैल्यू से कम होगा। कोहिनूर के साथ एक दिलचस्प बात जुड़ी हुई है कि आज तक ना तो इसे बेचा जा सका और ना ही किसी ने इसे खरीदने की कोशिश की। आज तक कोहिनूर को केवल जीता गया है, छीना गया है या गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। हिस्टोरियंस के अनुसार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से निकले इस डायमंड का सफर काकातिया डायनेस्टी से शुरू होकर खिलजीज, मुगल्स, पर्शियंस, अफगान्स और सिख रूलर से होते हुए ब्रिटिशर्स तक गया है। 186 कैरेट के इस बेशकीमती पत्थर को डायनेस्टी बाय डायनेस्टी अनेक शासकों ने अपना शान माना और इसे हासिल करने के लिए कई तरकीबें आजमाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बड़े जेमस्टोन की तरह कोहिनूर के साथ भी कुछ मिस्ट्रीज, कर्सेस और बैड लक्स जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली की भी केवल फीमेल मोनार्क्स ने पहनने का फैसला किया। दोस्तों हमारे आज की वीडियो का मकसद आपको कोहिनूर के इस सफर पे ले जाना है जहां हम कोहिनूर से जुड़े प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे कोहिनूर, जो आज ब्रिटिश इंपीरियल फैमिली का पोजीशन है, उसने ये सफर तय किया। इसके अलावा कोहिनूर से जुड़े उस कर्स और मिस्ट्री को भी जानेंगे जिसने इस हीरे को सदियों से घेर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों कोहिनूर की एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है जो हिस्टोरियंस के बीच एक कंटेंशन का विषय है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कोहिनूर का मेंशंस 4 BC के एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में है जिसमें इसे एक लार्ज डायमंड की तरह मेंशन किया गया है। वहीं मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस कोहिनूर का ओरिजिन 1100 से 1300 के बीच डेक्कन के गोलकोंडा माइन से ट्रेस करते हैं जो उस समय काकातिया डायनेस्टी के रूल के अंडर था। कहा जाता है कि इनिशियली कोहिनूर का वेट लगभग 793 कैरेट्स था जिसे वारंगल स्थित एक काकातिया मंदिर में चीफ डीटी के आंख की तरह प्लेस किया गया था। अर्ली 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी जब साउथ इंडिया पे हमला कर रहे थे तो वारंगल में एक रेड के दौरान अलाउद्दीन के जनरल मलिक कफूर के हाथ ये डायमंड आया। कुछ इस तरह से कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के हाथ लगा और सक्सीडिंग डायनेस्टीज में पास ऑन होता गया। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत का सारा धन बाबर के हाथों में गया जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। बाबर ने कोहिनूर को अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में डायमंड ऑफ बाबर कहते हुए मेंशन किया। दोस्तों कोहिनूर का पहला ऑफिशियल रिटन डिस्क्रिप्शन हमें यही मिलता है जब बाबर ने कोहिनूर को डिस्क्राइब करते हुए इसे इतना वैल्यूएबल बताया था कि इसके इक्विवेलेंट वेल्थ से पूरी दुनिया के लोगों को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। यहाँ एक ऑल्टरनेट व्यू ये भी है कि शायद बाबर किसी और स्टोन की बात कर रहे हैं और मुगल्स को कोहिनूर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ग्वालियर के राजा द्वारा गिफ्ट में दिया गया था। इन वर्जन्स में जो भी करेक्ट हो, लेकिन कंक्लूजन एक ही रहा कि कोहिनूर अब मुगल रॉयल फैमिली के पोजीशन में था। बाबर की डेथ के बाद ये हीरा हुमायूं के पास गया और सक्सेसिव जनरेशन से पास होते हुए ये शाहजहां को मिला। शाहजहां ने इस प्राइसलेस जेम को लेजेंडरी पीकॉक थ्रोन पे लगवाया जिसने उस थ्रोन की शान और ज्यादा बढ़ा दी। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन खुद में इतना वेल्दी क्रिएशन था कि इसे बनाए जाने में 7 साल लगे और इतने पैसे खर्च हुए कि उससे 4 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। दोस्तों शाहजहां के बाद औरंगजेब की रीन के दौरान फ्रेंच ट्रैवलर टेवर्नियर का आना हुआ। जब औरंगजेब ने उन्हें कोहिनूर दिखाया तो टेवर्नियर ने उसकी स्केच बनाने की रिक्वेस्ट की और इस तरह कोहिनूर का पहला स्केच तैयार हुआ। औरंगजेब ने अपने रजीम के दौरान वेनिस के एक जेम आर्टिस्ट हॉर्टेंसो बोर्जिया को कोहिनूर की कटिंग और इन्हांसमेंट की जिम्मेदारी दी, लेकिन बोर्जिया ने इररिस्पॉन्सिबली कोहिनूर को ओवरकट करते हुए उसका वेट 793 कैरेट से घटाकर 186 कैरेट्स कर दिया। इस स्टुपिडिटी से नाराज औरंगजेब ने न सिर्फ बोर्जिया को उसकी मेहनत के लिए कॉम्पनसेट करने से इनकार किया बल्कि बोर्जिया के सारे पोजीशंस भी छीन लिए। औरंगजेब के बाद जब इंडिया में मुगल रूल अपनी आखिरी सांस ले रहा था तो मुगल रूलर मोहम्मद शाह रंगीला के रूल के दौरान नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे हमला किया। दिल्ली में नादिर शाह द्वारा
कत्लेआम किए जाने से हजारों लोग मारे गए। नादिर शाह की आर्मी ने मुगल खजाने के साथ साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर की सिस्टर डायमंड दरियाए नूर लूट लिया। लेकिन कोहिनूर अब भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास था और नादिर शाह को इसकी कोई खबर नहीं थी। मोहम्मद शाह रंगीला कोहिनूर को अपने टर्बन में छुपा कर रखते थे, जिसकी खबर कुछ चुनिंदा लोगों के सिवा किसी और को नहीं थी। उन्हीं लोगों में से एक डिसलॉयल सर्वेंट ने नादिर शाह से फेवर हासिल करने के लिए नादिर शाह को कोहिनूर का राज बता दिया। मोहम्मद शाह रंगीला को इस प्राइज पोजीशन से दूर करने के लिए नादिर शाह ने एक प्लान बनाया। दिल्ली से वापस लौटने के एक दिन पहले नादिर शाह ने एक शाही दावत का ऐलान किया, जिसमें मोहम्मद शाह को दिल्ली के थ्रोन पे रीइंस्टेट किया जाएगा। इस फीस्ट के दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से अपने टर्बन्स एक्सचेंज करने की पेशकश की, जो उनके फ्रेंडशिप की जेस्चर बनेगी। मोहम्मद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्हें अपनी टर्बन नादिर शाह से एक्सचेंज करनी पड़ी। सेरेमनी के बाद नादिर शाह जब अपने प्राइवेट चैम्बर्स में लौटे तो उन्होंने मोहम्मद शाह के टर्बन को खोला और उसमें से वो हीरा निकाला। उस हीरे की खूबसूरती से मोहित होकर नादिर शाह ने उसका नाम कोहिनूर रखा। दोस्तों, पर्शियन में कोह का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट। इस तरह से नादिर शाह ने उस हीरे का नाम दिया कोहिनूर या माउंटेन ऑफ लाइट। इसी दौरान नादिर शाह ने कोहिनूर की वैल्यू बताते हुए कहा कि यदि एक बलवान व्यक्ति चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फेंके और एक हवा में उछाले तो इस स्पेस को यदि सोने से भर दिया जाए तो कोहिनूर के वैल्यू के बराबर नहीं होगा। दोस्तों, इसके कुछ समय बाद ही 1747 में नादिर शाह की ईरान में हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के फोरमोस्ट जनरल अहमद शाह के पास चला जाता है। आगे चलकर अहमद शाह ने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। इसी डायनेस्टी के रूलर शाह सूजा के रीन में जब अफगानिस्तान से दुर्रानीज की पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो इन्होंने पंजाब के रूलर महाराजा रंजीत सिंह के पास पनाह ली और अफगानिस्तान में दोबारा थ्रोन हासिल करने के एवज में इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर और दरियाई नूर ट्रिब्यूट में दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को एक आर्मलेट में अटैच करवा लिया था, जिसे वो इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में पहना करते थे। कोहिनूर महाराजा के साथ अगले 20 सालों तक रहा और महाराजा रंजीत सिंह ने इसे ओडिशा के जगन्नाथ धाम मंदिर में देने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब के थ्रोन ने 4 सालों में 4 रूलर्स देखे और इस वायलेंट पीरियड के अंत में केवल दुलीप सिंह और उनकी मां रानी जिंदन बची। महाराजा रंजीत सिंह की विरासत अब दुलीप सिंह के हाथ में थी, जो उस समय केवल 10 वर्ष के थे। इस समय तक ब्रिटिशर्स नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में ले चुके थे और पंजाब उनका अगला टारगेट था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को अब तक कोहिनूर की खबर लग चुकी थी। रानी जिंदन को 1849 में जेल में डालने के बाद ब्रिटिशर्स ने दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर को अमेंड करते हुए एक दूसरी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाई। लॉर्ड डलहौजी के अंडर इस ट्रीटी में महाराज के सारे एसेट्स के अलावा कोहिनूर का स्पेशल मेंशन किया गया। इस ट्रीटी में स्पेशली मेंशन किया गया कि वो जेम जिसे कोहिनूर कहा जाता है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह को शाह शुजा उल मलिक द्वारा दिया गया था, उसे लाहौर के महाराजा इंग्लैंड की क्वीन को सौंप देंगे। और कुछ इस तरह से कोहिनूर ब्रिटिशर्स के हाथ लगा। ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर को बॉम्बे से इंग्लैंड सीक्रेटली एक शिप HMS मीडिया से भेजा, जिसका क्रू मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वो क्या कैरी कर रहे हैं। जुलाई 1850 में क्वीन विक्टोरिया को एक स्पेशल सेरेमनी के साथ कोहिनूर सौंपा गया। दोस्तों, यूं तो क्वीन विक्टोरिया ने उस हीरे की तारीफ करते हुए उसे एक प्राउड ट्रॉफी बताया, लेकिन मुगल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग शेप्ड कोहिनूर के शेप से वो इम्प्रेस्ड नहीं थी। इसके अलावा कोहिनूर को इंग्लैंड के ग्रेट एग्जीबिशन में रखा गया, जहां इंग्लैंड के एक मैगजीन पंच ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए माउंटेन ऑफ डार्कनेस का नाम दिया। इन क्रिटिसिज्म और अपनी अलग पसंद होने के कारण क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट ने इसे दोबारा शेप करवाया। इंग्लिश और डच डायमंड एक्सपर्ट्स ने करीब 450 आवर्स के रिवर्क के बाद कोहिनूर को एक ओवल कट डायमंड बनाया, जिसका वेट 186 कैरेट से घटकर 105.6 कैरेट्स बचा था। यदि साइज की बात की जाए तो कोहिनूर अब केवल 3.6 इंटू 3.2 इंटू 1.3 सेंटीमीटर जितना ही रह गया था। साइज में इतना छोटा होने के बावजूद कोहिनूर अपनी चमक मेंटेन कर रहा था। इसे साइज में छोटा कराने के पीछे ये कारण भी है कि क्वीन विक्टोरिया इसे ब्रोच की तरह पहनना चाहती थी। फ्रांस जेवर विंटर हॉल्टर द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग में क्वीन विक्टोरिया कोहिनूर को एक ब्रोच में पहने हुए दिखती हैं, जो पहले क्वीन एडिलेड को बिलोंग करता था
और अब उसमें कोहिनूर को सेट कर दिया गया है। दूसरे ओकेजन्स में क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर को एज अ ब्रेसलेट या हेड के लिए सर्कलेट की तरह पहना था। दोस्तों, कोहिनूर एक ब्रिटिश क्राउन ज्वेल बनने के बाद कई सर का ताज बन चुका है। 1902 में क्वीन अलेक्जेंड्रा के कोरोनेशन के दौरान उन्होंने इसे पहना था। आगे चलकर क्वीन मैरी के कोरोनेशन के दौरान इसे एक नए क्राउन में रीसेट किया गया था। लास्टली इसे क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के क्राउन के सेंटर में प्लेस किया गया था, जिसे उन्होंने अपने कोरोनेशन के दौरान 1937 में पहना था। कोहिनूर के अलावा क्वीन एलिजाबेथ के उस क्राउन में टर्की के सुल्तान द्वारा क्वीन विक्टोरिया को दिया गया एक 17 कैरेट का डायमंड भी था, लेकिन कोहिनूर के आगे उसकी चमक फीकी थी। आज वो क्राउन और कोहिनूर दूसरे क्राउन ज्वेल्स के साथ टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में देखा जा सकता है। वो पत्थर जिसने अपना सफर काकतीय डायनेस्टी से शुरू किया था, वो आज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का सिंबल बनकर उस बैराक में कैद है। दोस्तों, कई कीमती पत्थरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कुछ कर्सेस या बैड ओमेंस जुड़े हुए हैं। इस बात के समर्थन में हमें पहला मेंशन एक हिंदू टेक्स्ट में मिलता है, जिसे कोहिनूर के पहले अपीयरेंस के बाद करीब 1306 में लिखा गया था। इस टेक्स्ट में लिखा गया है कि जो शख्स इस हीरे को ओन करेगा वो पूरी दुनिया जीत लेगा, लेकिन साथ ही उसको मिलेंगे इस हीरे से जुड़े श्राप। केवल देवता या महिलाएं ही इसे बिना किसी श्राप के पहन सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा रिचर्ड क्यूरिन के अनुसार, जो होप डायमंड द लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ अ कर्स्ड जेम के ऑथर हैं, उनका मानना है कि इस हीरे को इस तरीके से गेन किया गया है कि उससे ये श्राप जुड़ा हुआ है। क्यूरिन का मानना है कि जब कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर से उसका पोजीशन छीनता है तो कमजोर व्यक्ति श्राप देने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। कोहिनूर को भी छीना गया है, लूटा गया है या मजबूरी में एज अ गिफ्ट दिया गया है, लेकिन हर वो रूलर जिसने इसे पजेस किया है या अपने पास रखा है, उसे कई मुसीबतें देखने को मिली हैं। दिल्ली सल्तनत का फॉल इसका एग्जाम्पल है। औरंगजेब द्वारा रिशेप करने के बाद हम मुगल एम्पायर के फॉल को देख सकते हैं। कोहिनूर ले जाने के बाद नादिर शाह का भी मर्डर हमने देखा। शाह सूजा को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा जब उसके पास कोहिनूर आया। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा क्रिएटेड एम्पायर भी कोहिनूर मिलने के बाद ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स कर लिया गया। लेकिन ये सारी बातें एक मिस्ट्री है। एम्पायर्स बनते हैं और टूटते हैं, यही इतिहास की रीत है। लेकिन कोहिनूर से जुड़े कर्ज की कहानियां इतनी पावरफुल थी कि ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज ने इसे केवल अपने घर की महिलाओं के हाथों में रखा। क्वीन विक्टोरिया के समय से कोहिनूर का पोजीशन ब्रिटिश क्वींस के हाथों में रहा है। दोस्तों, आज कोहिनूर ब्रिटिश इंपीरियल प्रॉपर्टी का हिस्सा है और समय समय पे इसे वापस लाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा 1947 में किया गया था, जब कोहिनूर की वापसी को इंडिया के इंडिपेंडेंस का सिंबल बताया गया था। इन एफर्ट्स में एंटर करते हुए 1976 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कोहिनूर की डिमांड की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा वो हीरा महाराजा दुलीप सिंह से लिया गया था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान के एरियाज पे रूल किया करते थे। सिमिलरली ईरान और रिसेंटली तालिबान ने भी नादिर शाह और शाह सूजा का रेफरेंस देते हुए कोहिनूर पे हक जताया है। हाल के सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने तो कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, लेकिन 2015 में इंडियन इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने कोहिनूर की वापसी के लिए एक लीगल प्रोसेस की शुरुआत की थी, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन दोस्तों, इन एफर्ट्स के बावजूद ब्रिटिश रॉयल फैमिली दुनिया के इस मोस्ट फेमस और डिजायरेबल डायमंड को रिटर्न करने में रिलक्टेंट है और आने वाले समय में कोहिनूर शायद ब्रिटिश रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी ही बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोहिनूर की, इसके हिस्ट्री की और इससे जुड़े श्रापों की। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।